Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 23rd lecture on algebra. Course code is MTH376 and it's for Masters of Mathematics students from ComScience Institute of Information Technology, Virtual Campus. Okay, 23rd lecture, and as usual, a brief recap of what we have done in the last lecture. Last lecture में हमने क्या बात की थी? हमने स्टार्ट किया था ग्रुप्स के रिलेशंस के बारे में कुछ बात की, फिर होमोमॉर्फिज्म को डिफ़ाइन किया और कुछ उसकी एग्जांपल्स दी। अब फिर मैं रिपीट कर देता हूँ डिस्कशन को। हम करना क्या चाह रहे हैं? हम ये करना चाह रहे हैं कि अभी तक जितना भी हमने काम किया उसमें हमने ये कहा कि ये ग्रुप है, इसके एग्जांपल्स हैं, इसके ये सब ग्रुप्स हो सकते हैं, ये साइक्लिक भी हो सकता है ये साइक्लिक ना भी हो, ये अबिलियन हो सकता है ये ना भी अबिलियन हो। Okay, फिर उनकी एग्जांपल्स में हमने परमुटेशन ग्रुप्स की बात की और मॉडुलो ग्रुप्स की बात की, इसी तरह डिफरेंट ग्रुप्स की बात की। लेकिन अभी तक हम सिर्फ एक ग्रुप के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। ओके, अब हमारे पास ग्रुप्स तो बहुत सारे आ गए हैं, तो अब पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या अभी तक जितने भी हमने ग्रुप्स देखे हैं क्या सारे के सारे डिफरेंट हैं? कहीं ये तो नहीं हो रहा कि हमारे पास दो ग्रुप्स पड़े हुए हैं, वो दोनों एक्चुअल में सेम है लेकिन हमें देखने में वो मुख्तलिफ लग रहे हैं। ओके, ये पॉसिबल है ना? अब ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, राइट? अब इसको अगर आप रियल लाइफ में देखें तो हो सकता है आपने दो रूम्स हो आपके पास। अब दो रूम्स में उनकी डायमेंशंस हो सकता है सेम हो, लेकिन उनके ऊपर आपने पेंट किया हुआ, लेट्स से, राइट? अब डिफरेंट कलर्स का पेंट है तो आपको ये लगेगा तो सही ऑफ कोर्स के वो रूम्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन इसको अगर हम ये बहुत एक वेग सी बात है, इसकी कोई मैथमेटिक्स की एग्जैक्ट सेंस नहीं, इन दिस सिनारियो की कोई एग्जैक्ट सेंस नहीं है। लेकिन अगर आप उन दो रूम्स को मैथमेटिकली देखें तो उनकी डायमेंशन सेम है, लेंथ भी सेम है, लेट्स से विड्थ भी सेम है, हाइट भी सेम है, उनका एरिया भी सेम होगा, बाकी सब चीज़ें सेम है, लेकिन उनके ऊपर आपने पेंट डिफरेंट सा किया हुआ बस, राइट? तो एक जितनी वॉल हैं, एक जैसी वॉल्स हैं, सिवाय पेंट के सब कुछ सेम है। अब हम ये कहेंगे कि ये रूम दोनों सेम ही, इनकी डायमेंशन सेम है, पेंट तो आप चेंज कर सकते हैं, उनको अपनी मर्जी से डिफरेंट कलर से पेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों रूम्स आप ये क्या लें, लेट्स से सेम है। अब कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि दो ग्रुप्स हमारे पास पड़े हुए हैं, एलिमेंट्स भी एक जितने हैं, उनमें एलिमेंट्स भी एक तरह से ही तकरीबन बिहेव करते हैं, लेकिन लेट्स से उनके ऊपर पेंट कोई डिफरेंट सा हुआ है। हमें लग रहा है कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये एलिमेंट्स या ये ग्रुप्स हाँ एक्चुअल में सेम है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करना चाह रहे हैं कि हमारे पास दो ग्रुप्स जो हैं वो आपस में कब सेम होंगे, कब सेम या सिमिलर होंगे। शायद सिमिलर ज़्यादा बेहतर वर्ड है कि सिमिलर कब होंगे। सेम तो हमें लेट्स से ग्रुप को सेम अगर आपने कहना तो आप ये शायद कहेंगे कि वो दो ग्रुप सेम है अगर उनमें दोनों एलिमेंट्स एक जितने एक जैसे हैं और बाइनरी ऑपरेशन भी सेम है। लेकिन सिमिलर का मतलब ये है, सिमिलर का कुछ और मतलब है, वो हम आगे जाके डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली हमारा ये क्वेश्चन है कि दो डिफरेंट लुकिंग सेट्स हैं हमारे पास, लेकिन हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या वो दोनों सेम तो नहीं है, क्या उन दोनों की प्रॉपर्टीज जिस सेंस में वो बिहेव करते हैं क्या वो सेंस सेम तो नहीं है। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो ग्रुप्स हैं मेरे पास, वो ग्रुप्स जो हैं वो क्या डिफरेंट हैं या सेम है, ये मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ सबसे पहले दो ग्रुप्स के दरमियान। अब मैंने एक ग्रुप लिया G, दूसरा ग्रुप लिया लेट्स से H, उन दोनों के दरमियान एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ। अब रिलेशन मैंने जब डिफाइन कर दिया, अगर वो रिलेशन कोई सर्टन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसमें वो सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे कि ये ग्रुप सेम है, राइट? ये आगे हमारे पास आ रही है डिस्कशन। तो हम सबसे पहले क्या करना चाह रहे हैं कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं, ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि दो ग्रुप्स हैं उनके दरमियान में कोई रिलेशन है या नहीं है। अगर कोई रिलेशन है तो किस तरह का रिलेशन है। उसमें फिर हमने होमोमॉर्फिज्म की बात की। होमोमॉर्फिज्म क्या था? ये रिलेशन ही है दो ग्रुप्स के दरमियान में, लेकिन ऑफ कोर्स ये स्पेशल टाइप का रिलेशन होना चाहिए। हमने अभी तक फंक्शंस डिफाइन किए, वो दो सेट्स के ऊपर हमने फंक्शन डिफाइन कर दिए, एक सेट G था एक सेट H था, दरमियान में एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। हमने ये कहा कि ये रिलेशन है दो सेट्स के दरमियान। लेकिन ग्रुप्स जस्ट सेट नहीं होते हैं, उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन भी है। तो जब मैं ग्रुप के ऊपर रिलेशन की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं ये बात कर रहा हूँ
कि उस सेट के एलिमेंट्स आपस में दोनों के रिलेटेड हैं और फिर बाइनरी ऑपरेशन भी रिलेटेड हैं, राइट। अगर बाइनरी ऑपरेशन जो है रिलेटेड नहीं है तो ग्रुप्स रिलेटेड नहीं है। सेट्स और बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप बनाते हैं, सेट और बाइनरी ऑपरेशन। अगर दोनों में से एक भी आपस में रिलेटेड नहीं है तो वो ग्रुप्स आपस में रिलेटेड नहीं है। तो इसमें फिर मैंने होमोमॉर्फिज्म की आपको डेफिनेशन दी और उसकी कुछ एग्जांपल्स दी। ब्रीफली दोबारा इनको देखते हैं। ये आपके पास डेफिनेशन थी होमोमॉर्फिज्म की। ग्रुप जी है, कोई बाइनरी ऑपरेशन है स्टार उसके ऊपर, एच एक ग्रुप है, कोई डॉट बाइनरी ऑपरेशन है। ये हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। हम ये कहते हैं कि एक फंक्शन डिफाइन करना है, मैप डिफाइन करना है जी से एच, सेट जी से सेट एच पे, ओके। उसको हम होमोमॉर्फिज्म कहेंगे जब वो बाइनरी ऑपरेशंस को भी प्रिजर्व करता हो, बाइनरी ऑपरेशंस को भी आपस में रिलेट करता हो। यानी स्टार बाइनरी ऑपरेशन है जी का, तो G1 स्टार G2 आप करें तो उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करें फाई, तो ये सेम होना चाहिए फाई ऑफ G1 डॉट फाई ऑफ G2 डॉट जो है एच का बाइनरी ऑपरेशन। फाई फंक्शन है जी से एच पे, तो फाई ऑफ G1 एच का एलिमेंट है, फाई ऑफ G2 भी एच का एलिमेंट है। तो ये आपके पास होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है। फिर हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी। फर्स्ट एग्जांपल हमने ये देखी कि फाई एक मैप है n क्रॉस n मैट्रिसेस अंडर एडिशन है ऑफ कोर्स, और रियल नंबर्स पे ये मैप है, रियल नंबर्स भी यहाँ पे ऑफ कोर्स अंडर एडिशन है। तो हमने ये डिफाइन किया कि फाई ऑफ ए जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल है। तो क्या ये मैप एक होमोमॉर्फिज्म है? फिर हमने ये देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी जो है वो इक्वल नहीं होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। इसकी आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी। तो इन जनरल ये ट्रू नहीं है और हैंस ये फाई जो है ये एक होमोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता। ये दोनों बाइनरी ऑपरेशंस को आपस में रिलेट नहीं कर रहा है, ओके। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, फाई जो एक फंक्शन है n क्रॉस n मैट्रिसेस से रियल नंबर्स पे, डेफिनेटली एक फंक्शन है, लेकिन ये होमोमॉर्फिज्म नहीं है क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशंस को आपस में रिलेट नहीं कर रहा। तो फाई होमोमॉर्फिज्म नहीं है। तो यहाँ पे फाई इज नॉट अ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट एग्जांपल ये देखी। हमने कहा कि अब इन्वर्टेबल मैट्रिसेस लें अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोर्स, और फिर आर क्रॉस भी अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर आप मैप वही डिफाइन करें फाई ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है और इन्वर्टेबल मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। तो हर एलिमेंट के लिए आपके पास एक नॉन जीरो रियल नंबर मौजूद है। तो मैप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डेफिनेटली एक फंक्शन है। फिर हमने ये देखा कि ये वेल नोन फैक्ट है हमारे पास कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स बी जो है ये हमेशा इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये हमेशा आपके पास ट्रू है। तो ये वेल नोन प्रॉपर्टी यूज करके हमने ये कहा कि ये मैप जो है फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। राइट अब इसके बाद हमने एक और एग्जांपल देखी। एग्जांपल क्या थी? फाई एक मैप डिफाइन किया मैंने इंटीजर से zn के ऊपर, इंटीजर्स मॉडुलो n के ऊपर, ठीक है। और उसमें मैंने क्या कहा कि आपने कोई भी इंटीजर लिया उसको आपने zn में कैसे लेके जाना है, उसको n से डिवाइड कर दें और जो रिमाइंडर है उसको आप यहाँ पे आंसर के तौर पे लिख दें। फाई ऑफ m जो है वो m डिवाइडेड बाई n का रिमाइंडर है, ओके। तो ये फाई ऑफ m जो है ये डेफिनेटली एक मैप है। हर इंटीजर के कॉरस्पॉन्डिंग आप एक रिमाइंडर फाइंड करेंगे और ये आपके पास एक फंक्शन होगा। फिर हमने ये चेक किया कि ये फंक्शन जो है ये एक्चुअल में एक होमोमॉर्फिज्म भी है। कैसे चेक किया? हमने दो एलिमेंट्स लिए m और n, उनके ऊपर डिवीजन एल्गोरिदम हमने यूज किया और डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करते हुए हमारे पास जो रिजल्ट आया था उसमें हमने ये देखा कि ये फाई जो है ये एक होमोमॉर्फिज्म है। इसको आप, ये एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जो भी आपको इसका प्रूफ गिवन है उसको आप ज़रूर देखिएगा। नोट्स में भी आपको इसका प्रूफ, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नोट्स में भी इंशाल्लाह आपको इसका प्रूफ थोड़ी ज़्यादा डिटेल में मिल जाएगा। ओके, सो फाई यहाँ पे जो है ये एक होमोमॉर्फिज्म है, ये हमने चेक किया, इज अ होमोमॉर्फिज्म। ओके, सो हमने ये कुछ एग्जांपल्स देखी जो होमोमॉर्फिज्म की थी।
अब इसके अलावा एक दो शायद एग्जांपल्स मैंने आपको पहले भी दी थी। आप एक मैप डिफाइन करें, लेट्स से फाई फ्रॉम आई डोंट नो मे बी z टू 2z। 2z क्या है? एनी वन इंटीजर्स का सेट है, और z क्या है? सारे इंटीजर्स का सेट है। तो ये मैप आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी इंटीजर m के लिए आप उसको इक्वल कर दें 2m के, तो हर इंटीजर के करस्पॉन्डिंग इंटीजर मौजूद है, और इसको आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये एक होमोमॉर्फिज्म है। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का है, ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये आपके पास एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन है। जिस बाइनरी ऑपरेशन के तहत ग्रुप बनेगा वही यूज करूंगा ना, इसके अलावा नहीं यूज कर सकता, राइट। मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये ग्रुप नहीं बनाता है। ओके, सो अब मैं अगर दो एलिमेंट्स लूँ, लेट्स से m प्लस n, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा फाई ऑफ m प्लस n जो आ जाएगा वो 2m प्लस n आ जाएगा, और इसको मैं क्लियरली लिख सकता हूँ 2m प्लस 2n, और ये इक्वल है फाई ऑफ m प्लस फाई ऑफ n, ठीक है। तो ये प्रिजर्व करता है किसको? बाइनरी ऑपरेशंस को। तो क्लियरली ये एक होमोमॉर्फिज्म है। इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं होमोमॉर्फिज्म्स की। तो ये आपके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज यहाँ से निकल रही हैं। कोई से दो ग्रुप्स लें, बहुत सारी एग्जांपल्स हम ग्रुप्स की कर चुके हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स। आपने करना ये है कि आपने कोई से ग्रुप्स लें दो, उनके दरमियान में एक मैप डिफाइन करने की कोशिश करें। जब आप मैप फंक्शन डिफाइन कर लेंगे तो आपने ये फिर उसके बाद चेक करना है कि क्या ये फंक्शन एक होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। अगर वो होमोमॉर्फिज्म हो जाए तो आपके लिए आपके पास मजीद एग्जांपल्स होमोमॉर्फिज्म्स की निकल आएंगी। अगर नहीं होगा तो ऑफ कोर्स फिर कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जो होमोमॉर्फिज्म नहीं है। हर फंक्शन होमोमॉर्फिज्म नहीं होता, ठीक है। हर दो ग्रुप्स के दरमियान एक फंक्शन डिफाइन कर लें आप, ये भी जरूरी नहीं है। और जब आप फंक्शन डिफाइन कर लें वो होमोमॉर्फिज्म बन जाए, ये भी जरूरी नहीं है, राइट। इसका मतलब ये है कि आपने जब भी डिफाइन करना है, एक फंक्शन डिफाइन कर लें, तो यहाँ पे स्टोरी एंड नहीं हो जाती। उसके बाद वो बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व नहीं करता तो भी वो होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। दोनों प्रॉपर्टीज क्रूशियल है। वो फंक्शन होना चाहिए सेट्स के ऊपर, और फिर बाइनरी ऑपरेशन को भी प्रिजर्व करना चाहिए उसे। ओके, तो ये आपके पास एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और हम इसकी देखते हैं, फिर हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। राइट, अब एक एग्जांपल अगर हम ये देखें कि कुछ फाइनाइट ग्रुप्स की बात करते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स, मैंने आपको कहा कि एक्सरसाइजेज ये हैं, कोई से दो ग्रुप लें, उनके दरमियान मैप डिफाइन करने की कोशिश करें। अब मैं एक मैप डिफाइन करता हूँ, कोई से दो ग्रुप्स लेता हूँ, लेट्स से मैं A3 लेता हूँ और इसका मैप डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ C3 पे। C3 क्या है? C3 साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 3 का, राइट। साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 3 का। तो ये बेसिकली जनरेट हो रहा है एक एलिमेंट से A से, जिसका ऑर्डर 3 है। तो इसमें ये एलिमेंट्स आएंगे 1 A और A स्क्वायर, यानी आइडेंटिटी A और A स्क्वायर। A का ऑर्डर 3 है। C3 साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। ओके, A3 क्या है? A3 आपको पता है कि ये कौन सा ग्रुप है? अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। सो ये S3 का अल्टरनेटिंग ग्रुप है। S3 के इवन परम्यूटेशंस का ग्रुप है। तो आप अगर इसको लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि इसमें आपके पास आ रही आइडेंटिटी परम्यूटेशन, फिर आपके पास आ रहा है 1 2 3, और फिर आपके पास आ रहा है 1 3 2, ठीक है। ये तीन एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे आपके पास तीन एलिमेंट्स ही हैं 1 A और A स्क्वायर। अब अगर आप एक मैप डिफाइन करें इस सेट से इस सेट के ऊपर, कैसे मैप है? फाई ऑफ 1 जहाँ पे जो है वो मैप हो रहा है 1 पे, फाई ऑफ 1 2 3 मैप हो रहा है लेट्स से A पे, और फाई ऑफ 1 3 2 जो है वो मैप हो रहा है A स्क्वायर पे। तो क्या ये एक फंक्शन है? वेल, हर एलिमेंट A3 के लिए आपको एक एलिमेंट मिल रहा है C3 पे, और वो एलिमेंट यूनिक है, तो ये क्लियरली एक फंक्शन है। क्या ये एक होमोमॉर्फिज्म है? वेल, इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेट्स से मैं ये देखता हूँ, फाई ऑफ 1 2 3 जो है उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 3 2 के साथ, ठीक है। अब फाई ऑफ 1 2 3 टाइम्स 1 3 2, ये हो जाएगा 1 2 3 को 1 3 2 से मल्टीप्लाई करें। हमने बार बार ये चीज़ें की हैं, फिर कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 को 1 3 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या परम्यूटेशन आएगी? इसमें 1 2 पे मैप हो रहा है, और यहाँ पे 2 1 पे मैप हो रहा है। 1 1 पे मैप होगा, 2 2 पे, 3 3 पे। तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा,
ठीक है, तो ये हमारे पास 1 आ गया। अब अगर मैं इसको इक्वल करूं, 5 ऑफ 1 2 3 किसके इक्वल है? 5 ऑफ 1 2 3 a के इक्वल है, और 5 ऑफ 1 3 2 जो है वो इक्वल है a स्क्वायर के। तो 5 ऑफ 1 2 3 टाइम्स 5 ऑफ 1 3 2 इक्वल है a टाइम्स a स्क्वायर के, जो कि आ जाता है a क्यूब, और a क्यूब यहाँ पे आइडेंटिटी है क्योंकि a का ऑर्डर 3 है, तो a टू द पावर 3 जो है वो आइडेंटिटी होना चाहिए क्योंकि a का ऑर्डर 3 है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 है। तो a3 जो है वो 1 है, तो इन दोनों केस में आंसर जो है वो सेम आ गया, राइट। तो हम क्या चेक करना चाह रहे हैं? होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी चेक करना चाह रहे हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है या नहीं करता है, राइट। सो ये चेक करने के लिए मैंने ये कम्बिनेशन चेक किया। अब इसके अलावा आप कोई और कम्बिनेशन लेके देखें और चेक करें कि आपके पास आंसर क्या आता है। ओके, सो ये आप इसको काइंडली चेक कीजिएगा। तो आपने ये चेक करना है, मैंने आपको एक कम्बिनेशन चेक करके बता दिया, फिर आप 1 टाइम्स 1 3 2 और 1 2 3 टाइम्स 1 और इसी तरह बाकी कम्बिनेशन लेके चेक करें कि क्या ये होमोमॉर्फिज्म बनता है या नहीं। तो आपने ये कंफर्म करना है कि इज फाई अ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तकरीबन जो मुश्किल काम था वो मैंने कर दिया। अब इसके बाद कुछ 1-2 आसान चीज़ें रह गई हैं, वो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप ये इसको कंफर्म कीजिएगा कि फाई एक होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है, ईदर वे। तो मुझे लग रहा है कि ये एक होमोमॉर्फिज्म है, लेकिन आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा, राइट। अब आपके पास एक और एग्जांपल आ गई होमोमॉर्फिज्म की। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई से 2 ग्रुप्स आप डिफाइन लें, उनके दरमियान कोई फंक्शन आपने डिफाइन करना है होमोमॉर्फिज्म के लिए, एक फंक्शन डिफाइन करना है और फिर ये चेक करना है कि वो फंक्शन जो है वो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, राइट। सो ये आपके पास एक इजी कॉन्सेप्ट है कि आपने कोई 2 ग्रुप्स लेने हैं, उनके दरमियान होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करने का क्या मतलब है? दोनों सेट्स के दरमियान एक फंक्शन होना चाहिए और उस फंक्शन को जो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व करना चाहिए। सो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं होमोमॉर्फिज्म की। 2 इसकी बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जो हम यूज भी किया करेंगे। अब आपके पास एक मैप है G to H such that phi is a homomorphism, ठीक है। अगर phi एक होमोमॉर्फिज्म है और ऑफ कोर्स मैप 2 ग्रुप्स हैं G और H, तो G के अंदर भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट है और H के अंदर भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इन दोनों की आइडेंटिटीज का आपस में क्या रिलेशन होगा अगर phi होमोमॉर्फिज्म है? तो फर्स्ट ये है कि phi की जो E की जो आइडेंटिटी है, G की सॉरी, वो उसके ऊपर जब मैं phi अप्लाई करूंगा तो वो H की आइडेंटिटी के ऊपर जाएगा। तो लेट्स से E1 जो है आइडेंटिटी है G की, E2 H की आइडेंटिटी है। E1 आइडेंटिटी ऑफ G और E2 जो है वो आइडेंटिटी है आइडेंटिटी ऑफ H। तो अगर phi एक होमोमॉर्फिज्म है तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर ही मैप करेगा, ओके। phi एक होमोमॉर्फिज्म है तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर ही मैप करेगा। सेकंड ये है कि अब मेरे पास कोई एलिमेंट है A जो G के अंदर है, तो अगर A एक एलिमेंट है G के अंदर और G एक ग्रुप है तो A इनवर्स भी फिर G के अंदर होगा। तो phi ऑफ A इनवर्स क्या होगा? तो ये होगा phi ऑफ A होल इनवर्स। ये 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं एक होमोमॉर्फिज्म की कि वो आइडेंटिटीज को आइडेंटिटी के ऊपर मैप करता है, इनवर्सेस को इनवर्सेस के ऊपर मैप करता है। होमोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के ऊपर मैप करता है और इनवर्स को इनवर्स के ऊपर मैप करता है, राइट। सो अब ये 2 प्रॉपर्टीज अगर इनका प्रूफ आपने देखना हो, राइट, तो इसका प्रूफ कैसे होगा? फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम पहले प्रूफ करते हैं। अब आपको ये पता है कि अगर मैं कोई सा एलिमेंट लूँ लेट्स से एक्स जी के अंदर, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट होगा एक्स प्राइम एच के अंदर, राइट। तो अगर कोई भी एलिमेंट एक्स में लूँ जी से, तो एक्स प्राइम हमारे पास एच में मौजूद होगा क्योंकि फाई एक मैप है, फंक्शन है जी से एच पे, और फंक्शन की प्रॉपर्टी है
किसी भी एलिमेंट ऑफ G के लिए हमारे पास H में एक एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, तो ये हमारे पास ट्रू है। अब X कोई भी एलिमेंट है ग्रुप का, तो आइडेंटिटी के साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो कोई चेंज नहीं आएगी। X जो है वो E1 टाइम्स X के इक्वल है, राइट, क्योंकि E1 आइडेंटिटी है, तो X जो है वो E1 टाइम्स X के इक्वल होगा। तो अब फाई ऑफ E1 टाइम्स X जो है उसके ऊपर मैं होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करूं, फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब है फाई ऑफ E1 टाइम्स फाई ऑफ X के इक्वल है। ओके, ये सारा कुछ X प्राइम के इक्वल है, ये आप को पहले से पता है। फाई ऑफ X से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं और वो X प्राइम के इक्वल है। X को मैं E1 टाइम्स X लिख सकता हूं क्योंकि E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी और एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ग्रुप के, तो उस एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आएगी। ओके, सो अब मेरे पास आ गया फाई ऑफ E1 टाइम्स फाई ऑफ X। ओके, फाई ऑफ X मेरे पास है X प्राइम के इक्वल, राइट। इस फर्स्ट स्टेटमेंट से फाई ऑफ X जो है वो X प्राइम के इक्वल है, तो मेरे पास आ जाएगा X प्राइम इज इक्वल टू फाई ऑफ E1 टाइम्स X प्राइम। ठीक है, अब X प्राइम एक एलिमेंट है H का, तो H एक ग्रुप है, हर एलिमेंट ग्रुप का हर एलिमेंट जो है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है फॉर X प्राइम इन H देयर इज X प्राइम इनवर्स इन H। X प्राइम का इनवर्स भी H में होगा, हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो X प्राइम भी कोई एलिमेंट है तो उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं इस इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं राइट साइड से, तो मेरे पास आ जाएगा X प्राइम टाइम्स X प्राइम इनवर्स इज इक्वल टू फाई ऑफ E1 टाइम्स टाइम्स फाई ऑफ E1 टाइम्स मेरे पास आ जाएगा X प्राइम टाइम्स X प्राइम इनवर्स। अब X प्राइम को जब उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी आंसर आएगा, राइट। तो मेरे पास ये आइडेंटिटी H की आएगी और H की आइडेंटिटी E2 के इक्वल, राइट। तो इससे मेरे पास आ जाएगा E2 इज इक्वल टू फाई ऑफ E1 टाइम्स E2, और फाई ऑफ E1 कोई एलिमेंट है H का, तो उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फाई ऑफ E1 के इक्वल आ जाएगा। तो फाई ऑफ E1 इज इक्वल टू E2 मैंने प्रूव कर दिया। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है कि फाई जो है होमोमॉर्फिज्म जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर ही मैप करता है। होमोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर ही मैप करेगा। ओके, अब सेकंड ये है कि इनवर्स को भी होमोमॉर्फिज्म जो है वो इनवर्स के ऊपर ही मैप करता है, राइट। अब इसको मैं देखता हूं इसको कैसे प्रूव करेंगे। अब हमने ये प्रूव कर दिया है कि फाई ऑफ E1 जो है वो E2 के इक्वल है, राइट, ये हमने प्रूव कर दिया। अब E1 जो है, अगर मैं कोई सा एलिमेंट लूं X या A, जो भी आप लेना चाहें, X कोई सा एलिमेंट लूं ग्रुप में से, तो X इनवर्स भी ग्रुप में होगा, और X टाइम्स X इनवर्स जो है वो हमेशा E1 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं X टाइम्स X इनवर्स जो है उसकी जगह E1 या E1 की जगह X टाइम्स X इनवर्स लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा फाई ऑफ X टाइम्स X इनवर्स। ओके, सो ये इक्वल है E2 के। ओके, सो अब इसको मैं अगर होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यूज करूं तो फाई ऑफ X टाइम्स फाई ऑफ X इनवर्स हो जाएगा इज इक्वल टू E2। अब फाई ऑफ X जो है वो एलिमेंट है किसका, H का। फाई एक मैप है G से H के दरमियान। तो फाई जो है जब मैं किसी भी एलिमेंट ग्रुप G के ऊपर अप्लाई करूंगा तो वो हमें रिजल्ट देगा किस ग्रुप के अंदर, H के अंदर। तो इसका मतलब है किसी भी एलिमेंट G के लिए किसी भी एलिमेंट X के लिए G में फाई ऑफ X हमेशा H के अंदर होगा, फाई ऑफ X हमेशा H के अंदर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो फाई ऑफ X है ये एलिमेंट है ग्रुप H का, और फाई ऑफ X इनवर्स भी H के अंदर होगा, राइट, क्योंकि
किसी भी एलिमेंट ग्रुप H के किसी भी एलिमेंट के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो फाई ऑफ एक्स भी कोई एलिमेंट है, उसके लिए भी इनवर्स ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब इस इनवर्स से मैं लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मेरे पास आ जाएगा फाई ऑफ एक्स इनवर्स टाइम्स फाई ऑफ एक्स टाइम्स फाई ऑफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इनवर्स टाइम्स E2। अब फाई ऑफ एक्स इनवर्स और फाई ऑफ एक्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। किसका आइडेंटिटी एलिमेंट? H का आइडेंटिटी एलिमेंट। सो E2 टाइम्स फाई ऑफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू, अब किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट वापस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे भी आइडेंटिटी से एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ओके, फर्स्ट केस में हमने ये प्रूव किया कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी के ऊपर मैप होता है, होमोमॉर्फिज्म अगर हो फाई। और सेकंड में हमने ये प्रूव कर दिया कि होमोमॉर्फिज्म अगर फाई हो तो इनवर्स भी इनवर्स के ऊपर मैप होता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स के ऊपर मैप होते हैं, इनवर्स जो है वो इनवर्स के ऊपर मैप होता है अगर फाई एक होमोमॉर्फिज्म है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब ये सिंपल सी हमारे पास प्रॉपर्टीज दो आ गई कि आपने दो ग्रुप्स लिए, उनके दरमियान में आपने होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दिया। तो ये होमोमॉर्फिज्म के साथ बिल्ट इन प्रॉपर्टीज दो आ गई हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो G का है वो H के आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर मैप होगा। सेकंड चीज क्या आ गई है कि जो इनवर्स एलिमेंट्स हैं A के अंदर, G के अंदर जो भी इनवर्स एलिमेंट्स हैं वो H के अंदर इनवर्स एलिमेंट्स के ऊपर मैप होंगे। ओके, सो फाई ऑफ A इनवर्स जो है वो फाई ऑफ A होल इनवर्स के इक्वल होगा। तो होमोमॉर्फिज्म आइडेंटिटीज को आइडेंटिटीज के ऊपर मैप करता है, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के ऊपर मैप करता है और इनवर्स को इनवर्स के ऊपर मैप करता है। राइट, अब लास्ट स्लाइड में मैंने जब आइडेंटिटी चेक की है तो मैंने लेफ्ट आइडेंटिटी चेक की है। इसी तरह आप सिमिलरली राइट आइडेंटिटी लेके भी उसको भी चेक कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मतलब राइट साइड से भी आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप काइंडली इसको चेक कर लीजिएगा। राइट, तो हमने होमोमॉर्फिज्म की कुछ बात कर ली और उसके अंदर हमें ये भी पता चल गया कि कुछ प्रॉपर्टीज उसकी देखी, फिर हमने कुछ उसकी एग्जांपल्स भी देखी। अब होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करने का मेजर जो रीज़न है वो ये है कि हम ग्रुप के दरमियान में रिलेशंस को स्टडी करना चाह रहे हैं। अब ग्रुप के दरमियान में रिलेशन स्टडी करने हैं, हमने एक मैप तो डिफाइन कर दिया दोनों ग्रुप्स के दरमियान में और वो बाइनरी ऑपरेशंस को भी प्रिजर्व कर रहा है, एग्री। लेकिन अब सबसे पहली बात जो हमें पता नहीं चल रही इस मैप से वो ये है कि दोनों ग्रुप्स के दरमियान सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं भी या नहीं। अगर दोनों ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स ही एक से ज्यादा, जैसे आपके पास एक ग्रुप में 5 एलिमेंट्स हैं, दूसरे में 6 एलिमेंट्स हैं, तो वो तो आपस में कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। हमारा मेन एम यही था ना कि हम दो ग्रुप्स के दरमियान जब रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ग्रुप्स दोनों सेम है या डिफरेंट है। तो अब जैसे फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपके पास ग्रुप है, दो ग्रुप्स हैं, उनके दरमियान में आपने एक मैप डिफाइन कर दिया। ओके, अब मैप आपने डिफाइन कर दिया, वो मैप आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म भी बन गया, फंक्शन भी है और आपके पास एक वो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यानी ग्रुप के जो स्ट्रक्चर्स हैं या बाइनरी ऑपरेशंस हैं उसको भी प्रिजर्व करा। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी स्टिल हमारे पास मौजूद है। वो प्रॉब्लम क्या है, अगर दो जो ग्रुप्स हैं उनके दरमियान में एलिमेंट्स ही सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उनके दरमियान वो दोनों ग्रुप्स तो सेम नहीं हो सकते। राइट, आपके पास एक रूम की, दो रूम की डायमेंशंस ही सेम नहीं है, लेंथ एक की ज्यादा है दूसरे की कम है, तो वो दो रूम सेम तो नहीं कह सकते उनको। दो ग्रुप्स हैं, एक में 5 एलिमेंट्स हैं, एक में 6 एलिमेंट्स हैं, तो वो दोनों ग्रुप्स आपस में सेम नहीं हो सकते हैं। राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बहुत अहम चीज है कि अगर लेट्स से इसको अगर मैं मोर प्रिसाइजली कहना चाहूँ तो ये कहूंगा कि अगर ग्रुप के फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं तो वो सेम होने चाहिए। राइट, अगर सेम नहीं होंगे तो हमारे पास वो ग्रुप सेम नहीं हो सकते। तो ये प्रॉपर्टी जो है इस मैप के अंदर मौजूद नहीं है। फंक्शन के लिए जरूरी नहीं है
कि दोनों सेट्स के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, लेकिन फंक्शन के ऊपर हम कुछ प्रॉपर्टीज मजीद ऐड कर सकते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि दोनों ग्रुप्स के दरमियान, ये दोनों सेट्स के दरमियान एक्चुअल में एलिमेंट्स भी सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो जाएं और वो स्ट्रक्चर्स को भी प्रिजर्व कर रहा हो ग्रुप के, तो शायद वो दोनों ग्रुप्स आपस में सेम हो जाएं, राइट। तो ये मेक श्योर करने के लिए कि दोनों ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स सेम हैं, हम ये प्रॉपर्टीज या ये कंडीशंस लगाते हैं होमोमॉर्फिज्म के ऊपर, और कंडीशंस लगा के हम इसको एक नया नाम देते हैं जिसको हम आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। सिंपल कंडीशंस हैं, ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन हम अब इसको होमोमॉर्फिज्म की सेंस में लेके आ रहे हैं। अगर आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म है, इफ फाई फ्रॉम जी टू एच, जी और एच ग्रुप्स हैं, इज अ होमोमॉर्फिज्म then phi is called an isomorphism if, अगर क्या हो, if phi is 1 1 and phi is onto, ठीक है। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जी और एच के दरमियान, वो एक होमोमॉर्फिज्म है, उसके बाइनरी ऑपरेशंस को प्रिजर्व कर रहा है। अब हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन अगर 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, मतलब ये कि अगर दो एलिमेंट्स जो हैं, दो एलिमेंट्स फंक्शन के जी के दो एलिमेंट्स जो हैं एच के एक ही एलिमेंट के ऊपर मैप नहीं हो सकते। मतलब ये कि अगर जी का एक एलिमेंट ऑलरेडी एच के एक एलिमेंट के ऊपर मैप हो गया है, तो वो दूसरा एलिमेंट उस एलिमेंट के ऊपर नहीं जा सकता। ये हमने एक कंडीशन लगा दी कि अगर किसी एलिमेंट, हमने ऑलरेडी ये कंडीशन तो हमारे पास मौजूद है फंक्शन के अंदर कि हर एलिमेंट ऑफ जी के लिए एक यूनिक एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करना चाहिए एच में। अब सेकंड कंडीशन ये है कि हर एलिमेंट एच के लिए एक यूनिक एलिमेंट जी में भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, ये सेकंड कंडीशन है जो हमने 1 1 से देखी। और ऑन टू में ये है कि जो H जो ग्रुप है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स यूज होने चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स यूज होने चाहिए। तो अगर G में कम एलिमेंट हैं, H में ज्यादा एलिमेंट हैं, तो हम उनको आपस में मैप कर देंगे तो H के कुछ एलिमेंट्स बच जाएंगे। ओके, हम ये मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि दोनों ग्रुप्स में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर फाइनाइट किस केस में इसकी सेंस बनती है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं फाइनाइट बार बार क्यों कह रहा हूँ, इसकी अभी मैं आपको 1 मिनट में आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। लेकिन अगर आपके पास फाइनाइट का केस है तो दोनों ग्रुप्स में आप सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर करना चाह रहे हैं तो फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। अगर फंक्शन 1 1 है लेट्स से, तो फिर ये बहुत ट्रिवियल एग्जांपल है। लेट्स से 1 2 3 और इसमें 5 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं। ये G है, ये आपका H है। आपने इसके दरमियान एक मैप डिफाइन कर दिया फाई, ठीक है। अब 1 को आप 1 पे मैप कर दें, 2 को आप 2 पे मैप कर दें, 3 को आप 3 के ऊपर मैप कर दें। हर एलिमेंट ग्रुप के लिए एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है H में और वो यूनिक है। हर एलिमेंट H के तीनों एलिमेंट्स 1 2 3 के लिए यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है G के अंदर। लेकिन जो 4 है वो यूज नहीं हो रहा, 4 यूज नहीं हो रहा, फंक्शन ऑन टू नहीं है, इसकी कोड डोमेन इसकी रेंज के इक्वल नहीं है। तो इसका क्लियरली मतलब ये होता है कि G और H में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। ओके, तो अगर आपने G और H में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को श्योर करना है फाइनाइट ग्रुप्स के लिए, तो आपके पास फाई को एक 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। तो होमोमॉर्फिज्म के ऊपर आप ये कंडीशन लगा रहे हैं, फंक्शन अगर 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो उसको हम एक आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। ओके, सो 1 1 एंड ऑन टू का आपको और भी जैसे एक नाम और शायद आपने इसका देखा कि फाई इज बाइजेक्टिव। ओके, सो मतलब 1 1 एंड ऑन टू को एक सेंटेंस में अगर कहना हो तो हम उसको कहते हैं कि फाई इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? आइसोमॉर्फिज्म फाई इज अ बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। ओके, और इसी को दोबारा अगर एक और तरीके से कहना हो तो कहेंगे कि phi is an isomorphism if phi is a 1 1 on to homomorphism। ठीक है।
तो ये हमने आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दिया। अब हम ये कहेंगे, हम ये क्वेश्चन हमारा ये था कि कब ये दो ग्रुप्स आपस में सेम होंगे। तो वी विल से दैट two groups, let's say G and H, are same, are similar if G and H are isomorphic. आइसोमॉर्फिक। अब दो ग्रुप्स के आइसोमॉर्फिक होने का क्या मतलब है? हम कहेंगे कि ग्रुप G और H आपस में आइसोमॉर्फिक हैं अगर G और H के दरमियान एक हम आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकें। हम ये कहेंगे कि ग्रुप G और H आइसोमॉर्फिक हैं अगर इन दोनों के दरमियान एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता हो। मतलब ये कि ग्रुप G and H आर आइसोमॉर्फिक if there exists a map phi from G to H such that phi is an isomorphism. Okay, so अब इसकी थोड़ी सेंस अगर बनाने की कोशिश करें, आपने एक मैप डिफाइन कर दिया G से H के दरमियान, वो मैप 1 1 भी है, ऑन टू भी है। इसका मतलब है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं। फाइनाइट ग्रुप्स के केस में उनके एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। फिर उनके जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं वो भी आपस में प्रिजर्व्ड हैं। एक तो एलिमेंट्स सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और फिर जब बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वो भी प्रिजर्व है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन भी उनके सिमिलर हैं आपस में। तो अब हम ये कहेंगे कि दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हैं, एक जैसे हैं, डिफरेंट तरीके से लिखे हुए हैं लेकिन ग्रुप्स हैं एक जैसे, अगर उनके दरमियान एक आप मैप डिफाइन कर सकें, एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकें, यानी एक मैप फाई डिफाइन कर सकें सच दैट फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म और फाई 1 1 और ऑन टू भी हो, मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और फाइनाइट के केस में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और बाइनरी ऑपरेशन जो है प्रिजर्व्ड हो, हर एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से रिलेशन हो जो हमें फंक्शन देगा, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, ये हमें 1 1 एंड ऑन टू की कंडीशन दे देगी, और फिर उनके जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं वो भी आपस में रिलेटेड हो। तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो ग्रुप्स हैं वो आइसोमॉर्फिक हैं। दो ग्रुप्स जब आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी सेम होती हैं, वो एक तरीके से बिहेव करते हैं, दोनों एक तरीके से बिहेव करते हैं। मतलब ये कि अगर एक ग्रुप अबिलियन है, जी अगर अबिलियन है और जी एच का आइसोमॉर्फिक है तो एच भी अबिलियन होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर जी साइक्लिक है तो एच भी साइक्लिक होगा, ठीक है। अगर जी के अंदर एक एलिमेंट है ऑर्डर 2 का तो एच के अंदर भी एक एलिमेंट होगा ऑर्डर 2 का। अगर जी के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 3 के तो एच के अंदर भी 5 एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 3 के। तो जब भी हम ग्रुप्स को कह देते हैं ये दोनों ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हैं, वो उनकी सब की सब प्रॉपर्टीज आपस में सेम होती हैं लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं आपस में सेम होती हैं। ओके, तो हम ये मतलब आइसोमॉर्फिज्म बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किस लिए कि जब भी दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं फिर हम सिर्फ एक को स्टडी करते हैं, दूसरा उसके आइसोमॉर्फिक है, उन दोनों के आपस में प्रॉपर्टी सेम है, एलिमेंट से हम कंसर्न नहीं है क्योंकि वो एलिमेंट्स डिफरेंट लग रहे हैं लेकिन वो है नहीं, उनके ऊपर आपने पेंट कर दिया उनको डिफरेंट, एक को येलो कलर कर दिया एक को रेड कलर कर दिया, दोनों बॉल्स तो सेम है। तो हम ये इंटरेस्टेड नहीं है कि बॉल का कलर क्या है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि बॉल का साइज क्या है और उसकी डेंसिटी क्या है, और डिफरेंट चीजें जो हैं सिमिलर चीजों के ऊपर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, उनका कलर इतना मैटर नहीं करता है। तो इसलिए जो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक होते हैं वो डिफरेंट देखने में हो सकते हैं लेकिन उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम होती हैं, तो हम ये कहते हैं कि ग्रुप्स जो हैं आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। तो अब ये कैसे चेक करेंगे कि दो ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक हैं?
जब भी आपने ये चेक करना हो कि दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हैं, हमें एक मैप चाहिए, एक फंक्शन चाहिए दोनों ग्रुप्स के दरमियान में, और वो फंक्शन जो है उसको होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए और 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो आपने अगर ये चेक करना है, हमने ये चेक करना है हाउ टू चेक दैट द ग्रुप्स G1 and G2 are isomorphic. अब ये चेक करना है अगर हमने, तो ये चेक कैसे करेंगे? ये चेक इस तरह करेंगे कि if G1 and G2 are isomorphic, अगर ये दोनों isomorphic हैं, if G1 and G2 are isomorphic, अगर ये दोनों आइसोमॉर्फिक है तो इन दोनों के दरमियान एक आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए, राइट? सो देन डिफाइन अ मैप phi from G1 to G2 such that phi is an isomorphism. जब आपको ये कहा जाए कि प्रूव करें कि दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हैं, आपने उन दोनों के दरमियान में एक फंक्शन डिफाइन करना है, और फंक्शन कैसा होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। फंक्शन को 1 1 भी होना चाहिए, फंक्शन को ऑन टू भी होना चाहिए, और इसके अलावा क्या होना चाहिए? इसके अलावा ये होना चाहिए कि वो फंक्शन जो है 1 1 हो, ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म हो। ये तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करेगा तो आपके पास ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक होंगे। अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। तो ये हमारे पास बहुत फंडामेंटल हमारे पास वे है दो ग्रुप्स को आइसोमॉर्फिक प्रूव करने का। आइसोमॉर्फिक एक फैंसी वर्ड है, आई नो, लेकिन इसका बेसिकली मतलब ये है कि दो ग्रुप्स सिमिलर हैं, राइट? हमने ये प्रूव करना है कि दो ग्रुप्स सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, देखने में मुख्तलिफ लग रहे हैं लेकिन हैं एक जैसे। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? एक मैप डिफाइन करेंगे दोनों ग्रुप्स के दरमियान, और वो मैप कैसा होगा? वो होमोमॉर्फिज्म होगा, वो 1 1 होगा और ऑन टू होगा। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज वो सेटिस्फाई करता है तो वो एक आइसोमॉर्फिज्म है, और ग्रुप्स G1 एंड G2 आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। दोनों एक जैसे ग्रुप हैं, देखने में डिफरेंट लग रहे हैं लेकिन एक्चुअल में एक जैसे ग्रुप्स हैं, राइट? तो इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। ओके, अब हमने काफ़ी थ्योरी की बात कर ली, अब थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्रुप्स को अगर ये प्रूव करना है ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक नहीं है तो वो कैसे प्रूव करेंगे, राइट? अब पहली एग्जांपल में मैं लेता हूँ, लेट्स से phi एक मैप है A3 से C3 के दरमियान। ओके, अब A3 और C3 में कौन से एलिमेंट्स हैं आपको पता है। C3 जो है ये जनरेट हो रहा है A से, और A3 जो है वो जनरेट हो रहा है 1 2 3 से, ठीक है? A का ऑर्डर जो है वो 3 है, और 1 2 3 का जो ऑर्डर है वो भी 3 है, राइट? ओके, सो अब इन दोनों के दरमियान हमने मैप डिफाइन किया था। मैंने आपको आज ही इसकी हमने एग्जांपल की है। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जो है यहाँ पे 1 पे मैप हो रहा है, इसमें 1 2 3 जो है उसको मैं लेट्स से A पे मैप कर रहा हूँ, और 1 3 2 जो है उसको मैप कर रहा हूँ A स्क्वायर पे। अब phi एक होमोमॉर्फिज्म है, ये आपने होपफुली चेक किया होगा कि ये जो मैप मैंने डिफाइन किया ये एक होमोमॉर्फिज्म है, राइट? अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड ऑन टू भी है। तो अगर आप ये देखें कि 1 1 पे मैप हो रहा है 1 2 3 A पे, और इसी तरह 1 3 2 A स्क्वायर पे, तो अगर हमारे पास कोई दो ऐसे एलिमेंट नहीं है जो आपस में एक दूसरे, एक एलिमेंट अगर 1 पे मैप हो रहा है तो इसके अलावा कोई एलिमेंट 1 के ऊपर मैप नहीं हो रहा। इसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन भी है 1 1 एंड ऑन टू की, ये आपको होपफुली पता भी होगा, लेकिन इस केस में ये हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम नेक्स्ट एग्जांपल में इसको भी देखेंगे। तो 1 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, 1 2 3 A पे, 1 3 2 A स्क्वायर, तीनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। इसी तरह C3 के तीनों एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें तीनों डिफरेंट एलिमेंट्स मिल रहे हैं, राइट? तो ये 1 1 है, हर एलिमेंट C3 का यूज हो रहा है, ये ऑन टू है। phi एक होमोमॉर्फिज्म है, ये 1 1 है, ये ऑन टू है,
तो ये एक आइसोमॉर्फिज्म है, फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। राइट, हमने A3 और C3 के दरमियान में एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दिया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि A3 जो है वो C3 के आइसोमॉर्फिक है। राइट, यही मतलब है ना, A3 जो है C3 का आइसोमॉर्फिक है। अब ये आप इसको थोड़ी देर अगर आप इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि ये हमारे पास क्या चीज आ गई है। हमारे पास A3 एक ग्रुप है परमुटेशंस का, 3 परमुटेशंस है उसमें। ओके, C3 में एक एलिमेंट है जो C3 साइक्लिक ग्रुप है, जो एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, किसी एक एलिमेंट से। हमें नहीं पता वो एलिमेंट क्या है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब C3 और A3 आपस में आइसोमॉर्फिक है। इसका मतलब है ग्रुप ऑफ परमुटेशंस जो है वो आइसोमॉर्फिक है एक साइक्लिक ग्रुप के। अच्छा, अब इसमें C3 ये भी हो सकता है कि वो Z3 के इक्वल हो, उसमें नॉट 1 और 2 आ जाएंगे। अब ये 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है और ये 1 से जनरेट हो रहा है, ये साइक्लिक ग्रुप है डेफिनेटली। तो इसका मतलब ये हुआ कि A3 जो है वो आइसोमॉर्फिक है Z3 के, और ये आइसोमॉर्फिक है C3 के, किसी भी साइक्लिक ग्रुप के। ओके, सो ये आइडिया थोड़ा सा आप मैं इसलिए यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ बार बार कि ये आप थोड़ा इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि परमुटेशंस का ग्रुप था और ये एलिमेंट्स नॉट 1 2 का ग्रुप है Z3। ये दोनों आपस में हम कह रहे हैं ये सिमिलर है, आइसोमॉर्फिक है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, स्वाय इनके एलिमेंट्स डिफरेंट तरह से लिखे हुए हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है आइसोमॉर्फिज्म की, इसकी पावर जो है यहां से हमें क्लियर होनी चाहिए। अब 2 ग्रुप्स हैं, एलिमेंट्स डिफरेंट लिखे हुए हैं, हम इससे एग्री करते हैं, लेकिन मेन बात इसमें यह है कि दोनों में एक जितने एलिमेंट्स हैं, दोनों साइक्लिक ग्रुप्स हैं। A3 भी साइक्लिक है, C3 भी साइक्लिक है, A3 भी अबिलियन है, C3 भी अबिलियन है। इसके अलावा क्या कॉमन है? इसके अलावा ये कॉमन है कि A3 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर आप चेक कर लें, और C3 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर आप चेक कर लें। 1 2 3 का ऑर्डर जो है इस सेट के अंदर 3 है, इसी तरह 1 का ऑर्डर जो है वो 3 है। ये एक 1 2 3 से जनरेट हो रहा है, एक 1 से जनरेट हो रहा है। इसी तरह 1 3 2 का ऑर्डर क्या है? वो 3 है। आप इसमें 2 का ऑर्डर चेक कर लें, 2 का ऑर्डर क्या है? 3 है। इसमें 1 का ऑर्डर 1 है, आइडेंटिटी का ऑर्डर Z3 में 1 है। ओके, सो इसका मतलब यह है कि एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, डिफरेंट लग रहे हैं, डिफरेंट तरीके से लिखे हुए हैं, लेकिन उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है सेम है। तो ये ग्रुप्स डिफरेंट लिखे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक जैसे ग्रुप है। तो ये अब हम जब भी कहेंगे, हम कहेंगे A3 जो है वो साइक्लिक ग्रुप है, C3 ऑर्डर 3 का। अब हमारे पास ऑर्डर 3 का एक ही ग्रुप है, बाकी सब उसके आइसोमॉर्फिक है, हम उनके बारे में कंसर्न ही नहीं करेंगे। Z3 को स्टडी करेंगे, इसका मतलब आप A3 को स्टडी कर रहे हैं, A3 को स्टडी करें मतलब C3 को स्टडी कर रहे हैं। तो 3 एलिमेंट्स के जो भी ग्रुप्स हैं वो सारे आपस में आइसोमॉर्फिक है। ये शायद मैंने आपको प्रूफ बताया भी था कि जो 3 एलिमेंट्स का जो ग्रुप है वो एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं होता। ओके, तो अब ये अगर आप इसको दोबारा से एक दफा अपने माइंड में रिवाइज करें, यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि परमुटेशन का ग्रुप्स, 3 परमुटेशन का ग्रुप्स Z3 के आइसोमॉर्फिक है। मतलब कहने का ये नहीं मैं कह रहा कि दोनों ग्रुप सेम है, एग्जैक्टली सेम है, ऑफ कोर्स वो नहीं है, उन दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, लेकिन उनका बिहेवियर जो है वो एग्जैक्टली सेम है। मतलब दोनों ग्रुप साइक्लिक हैं, दोनों ग्रुप अबिलियन हैं, दोनों के एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम है। ओके, तो जो भी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं दोनों ग्रुप्स में, वो दोनों की एक जैसी हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये दोनों ग्रुप सिमिलर हैं। तो जब भी आप ये प्रूव कर देंगे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, तो आपने बेसिकली ये प्रूव कर दिया कि दोनों ग्रुप्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों सेम हैं। अगर एक भी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी तो वो ग्रुप्स डिफरेंट होंगे, वो आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। अगर आपने उनके दरमियान में एक आइसोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया तो आपने वो गलत आइसोमॉर्फिज्म लिया है, वो ठीक नहीं है। ओके,
तो होपफुली ये चीज आपको ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा मजीद क्लियर होगा। अब इसमें एक और एग्जांपल अगर मैं लेके देखूं, नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल ये है कि अगर मैं एक मैप लूं फाई z से 2z के दरमियान। अब लास्ट एग्जांपल थी फाइनाइट ग्रुप्स के लिए, दोनों के एलिमेंट्स फाइनाइटली मैनी थे। अब यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स है मेरे पास। ओके, मैंने मैप डिफाइन करना है, ये मैप हमने पहले भी डिफाइन किया। कोई भी इंटीजर m लें, उसका मैप डिफाइन करें तो आप इसको 2m के इक्वल कर दें। ओके, अब 2m के इक्वल आपने कर दिया। अब अगर इस मैप को मैंने प्रूव करना है कि ये आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं, ये होमोमॉर्फिज्म तो डेफिनेटली है, ये फंक्शन भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है, ये हम चेक कर चुके हैं। क्या ये 1-1 है, क्या ये ऑन टू है, ये हमने चेक करना है। ओके राइट, सो अगर मैंने किसी भी फंक्शन को 1-1 प्रूव करना हो तो अब फाई ऑफ m अगर फाई ऑफ n के इक्वल हो, यानी 2z के कोई दो एलिमेंट्स आपस में इक्वल हों तो उनका प्री इमेज यानी z के एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये 1-1 नहीं होगा। ये हम 1-1 की ये प्रॉपर्टी है, ये हम पहले भी एक दो बार इसमें डिटेल में बात कर चुके हैं। तो फाई ऑफ m अगर मैं फाई ऑफ n के इक्वल लूं तो मैं बेसिकली कह रहा हूं 2m जो है वो 2n के इक्वल है। राइट, अब 2 अगर आप दोनों साइडों से कैंसिल कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा m जो है वो n के इक्वल होगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन 1-1 है। दिस इंप्लाइज फाई इज 1-1। अब ये सेकंड ये है कि क्या ये फाई ऑन टू है। अगर मैं ये चेक करना चाहूं कि ये फाई ऑन टू है या नहीं, अब इसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना है, अगर मैं कोई एलिमेंट लूं 2m 2z के अंदर तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एक एलिमेंट मिलना चाहिए z के अंदर जिसका ये इमेज है। ओके, सो फॉर 2m in 2z there exists m in z such that phi of m is equal to 2m। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट जो है 2z का वो यूज हो रहा है, हर एलिमेंट यूज हो रहा है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक इंटीजर आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब है फाई ऑन टू भी है। ओके, सो अब मैं कंक्लूजन स्टेट कर रहा हूं। इसमें कंफ्यूजन जो है वो शायद आपको हो, इसलिए मैं इसको बहुत स्लोली लेके चल रहा हूं। मैंने ये कह दिया है फाई एक आइसोमॉर्फिज्म है। z से 2z के ऊपर मैंने डिफाइन किया तो फाई एक आइसोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। तो इसका क्लियरली मतलब ये हुआ कि z जो है वो 2z के आइसोमॉर्फिक है। z इज आइसोमॉर्फिक टू 2z। अब फाइनाइट के केस में हमने कहा कि दोनों के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं तो इसलिए, और इनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में सेम हैं तो ये आइसोमॉर्फिक हैं। अब आपने अगर आप इन दोनों एलिमेंट्स को देखें, दोनों सेट्स को देखें, ये इनफाइनाइट सबसेट्स हैं, इनफाइनाइट सेट्स हैं। अब ये इन दोनों के क्या एलिमेंट्स आपस में सेम है? वेल, हम मतलब कुछ कह नहीं सकते। क्या, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने एलिमेंट z के अंदर और कितने एलिमेंट 2z के अंदर है? लेकिन जब भी आप z के अंदर एक एलिमेंट लेंगे 2z के अंदर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा। दोनों में इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं, दोनों में इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं, तो हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक एलिमेंट दूसरे सेट में मिल जाएगा। तो इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स अगर सेट में हो तो उसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात नहीं कर सकते। हम इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी की बात हम नहीं कर सकते, इन्फिनिटीज को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। इन्फिनिटीज नंबर्स नहीं है। ओके, सिंबल्स को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स कितने हैं हमें पता नहीं है, लेकिन इनके जो भी एलिमेंट्स हैं, अगर एक एलिमेंट z में है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप 2z में एक एलिमेंट आपको मिल जाएगा, कोई भी एलिमेंट z में लें। ओके, और इसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो आइसोमॉर्फिज्म की ये फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो ये दोनों सेट्स जो हैं ये आइसोमॉर्फिक हैं, ये दोनों ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। z और 2z
एक ही चीज है। मैथमेटिक्स के केस में, ग्रुप्स के केस में z और 2z एक ही चीज है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो एक ही तरह से बिहेव करते हैं। z जो है वो एक अबिलियन ग्रुप है, 2z अबिलियन ग्रुप है, z साइक्लिक है, 1 से जनरेट हो रहा है, 2z भी साइक्लिक है, किससे जनरेट हो रहा है, आप इसको 2 से जनरेट कर सकते हैं। ओके, z भी साइक्लिक है, 2z भी साइक्लिक है, इसका मतलब ये हुआ दोनों साइक्लिक ग्रुप्स हैं। अब अगर जीरो आइडेंटिटी है z के अंदर, उसका ऑर्डर 1 है, जीरो आइडेंटिटी 2z के अंदर, उसका ऑर्डर 1 है। z के अंदर हर एलिमेंट का सिवाय आइडेंटिटी के ऑर्डर इनफाइनाइट है, 2z के अंदर हर एलिमेंट का सिवाय आइडेंटिटी के ऑर्डर इनफाइनाइट है। ओके, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी आप चेक करना चाहें, आप चेक कर सकते हैं। तो दोनों जो ग्रुप्स हैं वो एक जैसे हैं, एक जैसे बिहेव करते हैं। एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स के केस में नहीं बात कर सकते हम कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, लेकिन बहुत सारे हैं, जितने आपको चाहिए उतने आपको मिल जाएंगे। z के हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग 2z में आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने ये एक मैप डिफाइन कर दिया है जो एक आइसोमॉर्फिज्म है इन दोनों के दरमियान। तो ये दोनों ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। अब इसके अलावा भी आप इसके ऊपर मैप शायद डिफाइन कर सकते हैं। एक दफा दो ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक हो गए तो वो हमेशा आइसोमॉर्फिक ही रहेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप उनके दरमियान में एक नया मैप डिफाइन कर दें। अगर वो मैप वेल डिफाइंड है और वो 1 1 एंड ऑन 2 है तो वो भी मतलब नए मैप्स भी आइसोमॉर्फिज्म बनेंगे। आप उनके दरमियान में आइसोमॉर्फिज्म और भी डिफाइन कर सकते हैं। एक मैप मिल गया वो आइसोमॉर्फिक हो गए, बस फुल स्टॉप। ठीक है, उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपस में सेम होंगी। ओके, सो आइसोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हमारे ग्रुप थ्योरी के लिए और बहुत सारी और ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स के लिए। बेसिकली हम अपने जो काम है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं और भी डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं तो हम सबको स्टडी नहीं करना चाह रहे। हमारे पास एक इनफाइनाइट अरे ऑफ ग्रुप्स है। अब हम ये कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हम नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है ना वो कम करें ताकि हमें कम ग्रुप स्टडी करने पड़े। इसके लिए हम क्या कहते हैं, दो ग्रुप्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज ही आपस में सेम है तो क्या जरूरत है दोनों को स्टडी करने की, हम एक को ही स्टडी कर लेते हैं। तो हम ये कह देते हैं जब दो ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक हैं तो हम एक ग्रुप ले लेते हैं बस। तो लेट्स से हमारे पास एक ग्रुप है Z, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 100 ग्रुप्स हैं जो उसके सब के सब उसके आइसोमॉर्फिक हैं। हम ये कह देंगे कि ये दोनों ग्रुप्स जो हैं, अब Z जो है इन सब का रिप्रेजेंटेटिव है, बाकी सब को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ Z को स्टडी कर लें तो आपके पास सब ग्रुप्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा कि Z के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास लेट्स से 100 ग्रुप्स हैं। Z और किन ग्रुप्स के आइसोमॉर्फिक है? वेल, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। आप यहाँ पे एक और मैप डिफाइन कर सकते हैं फाई Z से 3Z के ऊपर। मैप वही है, फाई ऑफ M इज इक्वल टू 3M। ये स्टिल आइसोमॉर्फिक रहेंगे। कोई भी 3 की जगह आप कोई भी और नंबर ले लें, आपके पास ये स्टिल आइसोमॉर्फिक रहेंगे। तो Z के आइसोमॉर्फिक आपको बहुत सारे और ग्रुप्स मिल जाएंगे। एक्चुअल में हम नेक्स्ट एक बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि ये जो ग्रुप है Z, उसके बहुत बड़ी क्लास ऑफ फंक्शंस है, क्लास ऑफ ग्रुप्स हैं जो इस ग्रुप Z के आइसोमॉर्फिक है। तो ये Z जो है ये एक बहुत पावरफुल ग्रुप है, ये बहुत सारे और ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो Z को स्टडी करने का मतलब है हम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ और मजीद ग्रुप्स को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इस डिस्कशन को मजीद आगे अब नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलूंगा, लेकिन मैं इसको दोबारा से बहुत अच्छी तरह समराइज और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास हो क्या रहा है। तो मतलब मैं समरी में आपको इसको मजीद एलाबोरेट करने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म में हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। राइट, तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया? आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट की डिस्कशन कहाँ से? होमोमॉर्फिज्म से डिस्कशन स्टार्ट की। मैंने आपको शुरू में क्वेश्चन स्टेट किया कि हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, उनके दरमियान में हम रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं,
हो सकता है वो देखने में डिफरेंट हो, लेकिन क्या उन दोनों के दरमियान में आपस में रिलेशन है या नहीं है। ओके, सो हम बेसिकली ये चेक करना चाह रहे हैं कि दो ग्रुप्स हैं, क्या वो सिमिलर तो नहीं है, एक जैसे तो नहीं है, डिफरेंट तरीके से लिखे हुए हैं लेकिन एक जैसे तो नहीं है। जैसे मैंने आपको रूम की एग्जांपल दी, एक जैसी डायमेंशंस हैं, एक जितना एरिया है, लेकिन उसमें पेंट डिफरेंट हुआ है, तो रूम तो उससे डिफरेंट नहीं हो जाता, वो दोनों रूम सेम है, जस्ट पेंट डिफरेंट, आप पेंट चेंज कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो पेंट जो है वो ओरिजिनल रूम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर दोनों की डायमेंशन सेम हो, उनका एरिया सेम हो, तो हम कहेंगे वो दोनों ठीक है, एक जैसे रूम है। ओके, इसी तरह हम दो ग्रुप्स की बात करना चाह रहे हैं, दो ग्रुप्स को हम सेम कह देंगे, लेट्स से उनके एलिमेंट्स डिफरेंट तरीके से लिखे हुए हैं लेकिन उनकी बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम है। अगर वो एक जैसे एक तरीके से बिहेव करते हैं तो हम उन दोनों को डिफरेंट क्यों लें, हम उनको एक जैसे ही कहेंगे, एक ही कहेंगे कि वो एक तरीके से बिहेव करते हैं, एग्जैक्टली एक वे में बिहेव करते हैं, सिवाय ये कि उनके एलिमेंट्स डिफरेंट तरीके से लिखे हुए। ओके, फिर उसके लिए हमने कहा कि हम सबसे पहले उनके दरमियान में रिलेशन बना के देखते हैं, शायद कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता हो उनके दरमियान में रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन मैथमेटिक्स के केस में होता है फंक्शन। दो ग्रुप्स लिए मैंने जी और एच, उनके दरमियान में मैंने रिलेशन डिफाइन किया कि आपने दोनों ग्रुप्स के दरमियान में रिलेशन बनाना है एक फंक्शन फाई जी से एच के दरमियान, लेकिन ये जी और एच एक सेट्स हैं, सेट्स के दरमियान में एक फंक्शन बन गया। ठीक है, फिर ये फंक्शन जो है इसको बाइनरी ऑपरेशन के बारे में भी कुछ बताना चाहिए आपको, तो ये बाइनरी ऑपरेशन को भी प्रिजर्व करेगा। तो होमोमॉर्फिज्म की ये प्रॉपर्टी है कि एक फंक्शन होना चाहिए ग्रुप जी से ग्रुप एच के दरमियान, और बाइनरी ऑपरेशंस जो हैं जी और एच के, उनको भी आपस में रिलेट करता हो, उनको प्रिजर्व करता हो। ओके, सो हमें एक होमोमॉर्फिज्म मिल गया दो ग्रुप्स के दरमियान, लेट्स सपोज। अब होमोमॉर्फिज्म से क्या हमें पता चल रहा है कि दोनों ग्रुप सेम है या सिमिलर हैं? वेल, हमें कुछ चीजें पता चल रही हैं लेकिन सारी चीजें पता नहीं चल रही। होमोमॉर्फिज्म में हमने ये देखा कि होमोमॉर्फिज्म जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट जी के को एच के आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर ही मैप करता है। इसी तरह अगर आप इनवर्स लेंगे जी के अंदर, तो एच के अंदर भी वो किसी इनवर्स के ऊपर भी मैप होगा जाके। ओके, गुड। तो होमोमॉर्फिज्म हमें कुछ चीजें बता रहा है कि आइडेंटिटीज के ऊपर जा रही हैं, आइसोमॉर्फिज्म के ऊपर जा रहे हैं, सॉरी इनवर्स के ऊपर जा रहे हैं। अब हमने फिर कहा कि दो ग्रुप्स को हम सेम कहना चाह रहे हैं। ओके, तो उनके एलिमेंट्स आपस में अगर फाइनाइट ग्रुप्स होंगे तो एलिमेंट्स आपस में सेम होंगे, तो हम कहेंगे ना ग्रुप सेम है। अगर एक ग्रुप में 5 एलिमेंट्स हैं, एक में 6 हैं, तो वो सेम नहीं हो सकते। एक रूम में लेट्स से आपके पास दीवार की लेंथ 10 मीटर है और दूसरे में 15 मीटर है, तो वो सेम नहीं हो सकते, राइट? मतलब डिफरेंट चीजें हैं वो। ओके, तो अगर ग्रुप के अंदर एक के अंदर लेट्स से 10 एलिमेंट्स हैं, दूसरे के अंदर 12 एलिमेंट्स हैं, तो ये ग्रुप्स आपस में सेम कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि दोनों ग्रुप्स के दरमियान जो रिलेशन डिफाइन किया है वो उसमें ये कंडीशन एम्बेडेड हो कि दोनों ग्रुप्स के दरमियान में एलिमेंट्स सेम हैं, अगर फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं दोनों ग्रुप्स के दरमियान। उसको हम मेक श्योर करने के लिए हमने कहा कि हम होमोमॉर्फिज्म को आइसोमॉर्फिज्म कह देंगे अगर हमारे पास फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो। जब फंक्शन 1 हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, तो हमें उससे ये पता चलता है कि ये फंक्शन जो है, ये मैप जो है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम दे रहा है, अगर फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, एम्फेसाइज कर रहा हूं, फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। ओके, तो फिर हमने ये कहा कि फंक्शन एक मैप आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा दो ग्रुप्स के दरमियान अगर वो होमोमॉर्फिज्म हो और वो 1 हो और ऑन टू हो। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज अगर वो सेटिस्फाई करे तो वो एक आइसोमॉर्फिज्म है। ओके, सो अब हमने दो ग्रुप्स हैं, उनको आइसोमॉर्फिज्म उनके दरमियान डिफाइन करना है, तो एक मैप डिफाइन कर दिया जी से एच के दरमियान, और वो मैप आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। हम कहेंगे कि जी और एच जो है वो आइसोमॉर्फिक है, राइट? तो जब जी और एच आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं एक दूसरे के, तो उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम हो जाती हैं। मतलब ये कि अगर आपने जी और एच के दरमियान एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर जी अबिलियन है तो एच भी अबिलियन होगा, अगर जी साइक्लिक है तो एच भी साइक्लिक होगा, अगर
G के अंदर एक एलिमेंट है ऑर्डर 2 का, तो H के अंदर भी ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट होना चाहिए। अगर G के अंदर ऑर्डर 1 का एक ही एलिमेंट है तो H के अंदर भी ऑर्डर 1 का एक ही एलिमेंट होना चाहिए। अगर G के अंदर ऑर्डर 5 के लेट्स से 10 एलिमेंट्स हैं तो H के अंदर भी 10 एलिमेंट्स ऑर्डर 5 के होने चाहिए। दोनों में कोई चीज डिफरेंट नहीं होगी अगर वो आपस में आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, सिवाय ये कि एलिमेंट्स डिफरेंट नजर आएंगे। ओके, फिर हमने एग्जांपल की, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल थी कि A3 लिया हमने परमुटेशन का जो ग्रुप्स हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप, और हमने साथ में लिया साइक्लिक ग्रुप C3 Z3 ले लिया, ये C3 एक ही बात है। फिर हमने ये देखा कि वो दोनों ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक हो गए। नंबर्स का ग्रुप नॉट 1 2 और परमुटेशंस का ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। दोनों की सारी प्रॉपर्टीज सेम है, सवाल ये कि उसमें परमुटेशन के एलिमेंट्स हैं, इसमें नॉट 1 2 हैं, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में सेम है, एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज हैं। तो हम कहेंगे A3 और Z3 आपस में एक जैसे ग्रुप हैं, ये आइसोमॉर्फिक ग्रुप हैं। हमने एलिमेंट्स डिफरेंट हैं कोई बात नहीं, लेकिन वो बिहेव एक तरीके से करते हैं, एग्जैक्टली एक तरीके से बिहेव करते हैं। ओके, तो हमने ये इस एग्जांपल में देखा। फिर हमने ये कहा कि फाइनाइट क्यों कर रहे हैं हम, कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, अगर ग्रुप्स फाइनाइट होंगे। हमने Z और 2Z की बात की। अब Z के केस में एलिमेंट्स हमें नहीं पता कितने हैं, हमें ये पता है कैसे हैं, लेकिन ये नहीं पता कितने हैं, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स। 2Z लिया, 2Z के केस में हमें ये पता है कि एलिमेंट्स कैसे हैं, ये नहीं पता कितने हैं। ठीक है, दोनों के अंदर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं बस। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान में मैप डिफाइन कर दिया। अगर वो मैप होमोमॉर्फिज्म हो, 1 1 हो और ऑन टू हो, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों ग्रुप्स भी आइसोमॉर्फिक हैं। हमने फिर इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान में एक मैप डिफाइन करने में हम कामयाब हो गए जो आइसोमॉर्फिज्म था। तो हमने ये कह दिया कि Z और 2Z जो हैं दोनों एक ही हैं, दोनों एक तरीके से बिहेव करते हैं। फिर हमने ये भी कहा कि Z और 3Z भी एक ही हैं, एक तरीके से बिहेव करते हैं। फिर मैंने आपको ये कहा कि नेक्स्ट टाइम हम ये प्रूव करेंगे कि Z जो है ये एक्चुअल में बहुत सारे और ऐसे ग्रुप्स हमने स्टडी किए हैं जो सारे के सारे Z के आइसोमॉर्फिक हैं। ठीक है, तो जब भी ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक आ जाते हैं, फिर हमारे पास एक रिप्रेजेंटेटिव आ गया उस क्लास में से। सारे आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप एक सेट में रख दें, आप एक क्लास में रख दें, एक रूम में रख दें, उनमें से एक आप चूज कर लें, कोई सा एक अपनी मर्जी से, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज और बाकी सब की प्रॉपर्टीज सेम है। उनकी लेट्स से जैसे वो नजर आ रहे हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। आप इसको लेट्स से आप ये कहना चाहें कि उन सब लोगों की शक्ल डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वो सब के सब एक ही तरीके से बिहेव करते हैं। ओके, तो ग्रुप्स जो हैं उनको आइसोमॉर्फिक ग्रुप को अगर आप एक क्लास में रखेंगे, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे, तो वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक्चुअल में उस क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि सब के सब बाकी ग्रुप्स जो हैं वो एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव करेंगे जैसे वो एक ग्रुप रिप्रेजेंट बिहेव करे। तो हमें वो सब के सब ग्रुप्स को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट उस एक ग्रुप को हम स्टडी करें, बाकी सब उसके आइसोमॉर्फिक हैं। हम जस्ट ये कह दें कि ये सब प्रॉपर्टीज जो हैं इन सब ग्रुप्स की आपस में सेम है। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को मजीद हम आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और हम ये देखेंगे कि कौन से ग्रुप्स जो हैं जो Z के आइसोमॉर्फिक हैं, कुछ उनके क्लास ऑफ ग्रुप्स हम देखेंगे। फिर हम कुछ मजीद आइसोमॉर्फिज्म की एग्जांपल्स देख के हम इससे आगे हम और मजीद फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव हो जाएंगे। तो आज के लिए मैं यहीं पे अपनी डिस्कशन को क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। आज के लेक्चर में शायद बहुत ज़्यादा हमने डिटेल और थ्योरेटिकल बातें की, लेकिन इसके पीछे एक बहुत फंडामेंटल पर्पस था, वो होपफुली आपको क्लियर होगा कि इसके पीछे क्या हमारा एम क्या है, हमारी रीज़न क्या है। तो अगर आपको लेट्स से कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप दोबारा रिपीट करके इसको प्लीज़ स्टडी कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। आपको थ्रू आउट मैथमेटिक्स इस चीज़ के बारे में पता बार बार आपके सामने आती रहेगी, इसलिए इसको क्लियर कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। So thank you very much for your time and attention, and I'll see you again in the next lecture. Thank you very much.